नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जो किसान भाई टमाटर की खेती किए हैं, उनकी फसल फलन की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कुछ रोग और कीटों का प्रकोप होता है जो बहुत ही कम समय में फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण टमाटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर JC गुप्ता से। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं। किसान भाइयों, अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल में कई प्रकार के कीट और रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। अन्यथा ये कीट और रोग टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस करके उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर कीट आपको दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों, आप कीट नियंत्रण करने के लिए डाइमेथोएट दवा है। डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, या स्पाइनोसेट दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसके अलावा टमाटर की फसल में मुख्य रूप से टेला यानी जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहो, सफ़ेद मक्खी आदि प्रकार के रस चूसक कीट भी फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और हमारे स्वस्थ पौधों को खराब करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर खेत में ये आपको दिखाई दें तो इसमें नीम के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों, आप नीवोन दवा ये भी 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये रस चूसक कीट से टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाएगी। किसान भाइयों, इसके अलावा बदलते मौसम की वजह से झुलसा रोग का प्रकोप भी हो सकता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग, दो प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1500 किलोग्राम दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे प्रदेश में कपास की खेती निमाड़ क्षेत्र में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है वे किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। तो सिंचित कपास की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें और वैज्ञानिक तरीके से बुवाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र प्रसाद साहू से। आज कपास की खेती के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में हम
कुछ चर्चा करेंगे कि प्रजातियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं सिलेक्शन करना। तो इसके लिए आपको बीज का चयन आपकी लोकेशन के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ वैरायटी हैं जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके JKH हाइब्रिड जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो निकला हुआ है JKH 1 है, और हाइब्रिड 4 भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक मैक 1 वैरायटी आती है MECH 1, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों ने कुछ BT कॉटन निकाला हुआ है, जैसा कि किसान भाई ये ज़्यादा जानते हैं, आजकल BT कॉटन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन करें और बोएं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए भूमि का चयन और खेत की तैयारी करते हुए खाद उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है इसके लिए जलवायु के अनुसार आपको कॉटन के लिए मिट्टी का भी चुनाव करना है। तो जलवायु इसके लिए गर्म और नमी युक्त होना चाहिए। इसके लिए आपको तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मिट्टी इसकी भारी काली और दोमट भी चलेगी, लेकिन काली हो और भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हैवी क्ले सॉइल बोलते हैं। और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। खेत की तैयारी का बहुत महत्व है। पहली फसल के प्रीवियस क्रॉप के उसके रेसिड्यूज को या तो अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें या अलग कर दें, खेत से बाहर कर दें। और इसके बाद आप को क्रॉस डिस्क हैरो चलाएं और कल्टीवेटर चलाएं। तो इसके बाद इसमें आपको 10 से 12 टन कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक बार हैरो अच्छे से चला दें तो ठीक से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद पाटा चला के उसको समतल कर दें। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है हमको उर्वरक कैसे देना है और कितना देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उर्वरक में अनावश्यक हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुशंसित जो मात्रा है, हम मृदा का परीक्षण करवा के हमको उर्वरक देना चाहिए। 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा मात्रा 80 किलोग्राम हमको देना चाहिए। स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय आप बोनी से पहले दे दें। उसके बाद बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप 2 भागों में दें। 2 जो स्टेज हैं, जब आपको आवश्यकता है फसल के लिए तब आप दें। तो इस तरह से आप फसल में उर्वरक का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की खेती करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से कपास की बुआई कैसे करें, इसके लिए आइए मिलते हैं। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो समय अभी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। और सिंचाई की उचित मात्रा आपको 1 से 2 सिंचाई मानसून आने से पहले आपको देना होगी। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपको मानसून जैसे ही आता है, मानसून फर्स्ट शावर आने के बाद तुरंत दूसरे शावर आने से पहले आप इसकी बोनी या डिबलिंग कर दें। जून का महीना बेस्ट है, और मई का लास्ट वीक अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो और बेस्ट है। और जून का पूरा महीना आपके लिए, अगर बारिश का फ़ायदा लेना है, जून के लास्ट वीक तक आप फर्स्ट वीक जुलाई तक आप बोनी कर दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज एवं बोनी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, बीज बहुत अच्छा आप लोग लें, अच्छी सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। वो बीज को उपचारित भी करें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम बाविस्टिन ले लें और 2 ग्राम थायरम ले लें। और दोनों के मिक्सचर से आप बीज को ट्रीट कर लें। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम थायरम सफिशिएंट होती है। इससे क्या है, फंगल डिजीज कुछ होते हैं वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसकी बीज की मात्रा बड़े हिसाब से आपकी 2 किलो से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपयोग करते हैं। और इसके बीज के उपचार के बाद जो बुआई की दूरी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 फीट की कम से कम कतार से कतार दूरी होना चाहिए। पौधे की दूरी 2 से 3 फीट हो सकती है। इसके बाद अगर रिज एंड फरो से बोनी करनी है, जैसे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ रिज एंड फरो बना लें। रिज एंड फरो सिस्टम एक वेल ड्रेनेज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी का जहाँ ज़्यादा भराव होता है वहाँ फसल का नुकसान की होने की संभावना रहती है।
आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई औषधीय फसलों के अंतर्गत मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप मेंथा की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर CS पांडे। आज हम आपसे मिंट की सफल खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में पूरी फसल होगी आपकी। जो 2-3 चीज़ें इसमें इस समय करने लायक हैं वो ये हैं कि पहले तो ये इसकी फसल की निराई गुड़ाई कर दीजिए। बीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तुरंत तो खरपतवार आ जाता है, तो शुरू के करीब 20 से 25 दिन, 1 महीना आपको खेत को खरपतवारों से बीड़ फ्री रखना है। और इसके लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे और हो चला सकते हैं। उसके बाद भी यदि कंप्लीट रूप से बीड़ नहीं जाता है तो आप इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप हो या मैनुअल बीडिंग से आप जो है खेत की निराई गुड़ाई कर लें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। यहाँ एक चीज़ का जिक्र हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मिंट है ये बहुत संवेदनशील फसल है। तो इसमें अगर पानी वाटर लॉगिंग हो गया तो भी फसल नष्ट हो जाती है, और पानी ना मिला तो भी दिक्कत है। तो आप इसमें पानी देते समय ये ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा इंटरवल पानी का ना हो। और जो पानी की गुणवत्ता है, पानी देने की मात्रा, खेत में आपको ये अश्योर करना है कि हर पौधे को थोड़ा जो है अपना समुचित मात्रा में पानी मिल जाए और जल भराव की स्थिति ना होने पाए। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपकी जो हर्बल यील्ड है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सिंचाई करने के साथ साथ जैसे थोड़ी सी नमी बनी रहे उसमें आप 19-19-19 चूँकि ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है तो आप घोल बना के पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा आप जो है खेत में डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मेंथा की फसल में कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो इस समय खेत में प्राय देखा जा रहा है कि पत्तियां, चूँकि गर्मी का महीना है और फसलें सब सूख चुकी हैं, तो ये इसमें एरोमेटिक है, एरोमा भी है, तो काफ़ी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो रोग और कीट 2 मिंट की खेती की सबसे बड़ी समस्या है। तो इंसेक्ट में जो प्राय देखा जा रहा है उसमें सकिंग टाइप के इंसेक्ट जैसे जैसिड्स हैं, ये सब वो आपके खेत में लग रहे हैं। फ्लाई भी इसमें देखी गई है जो कि डैमेज कर रही है, व्हाइट फ्लाई जो कि डैमेज कर रही है। इसके लिए सुझाव ये है कि कोई सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, कोई नाल्फास है, फास्फेमिडान है, ये सब 0.03% के दर से इनका आप फसल पे छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। जहाँ तक रोग की बात है, रोग में एक अभी शुरुआती अवस्था में इस समय ब्लाइट उसको अर्ली ब्लाइट आप कह सकते हैं, अर्ली ब्लाइट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। इसमें आप जो है डाइथेन M45.3% का छिड़काव करके फसल को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अकोला, जिला जबलपुर के किसान प्रतीक अग्रवाल ने। आप कोरोना के दौरान पशुओं की देखभाल पर जानकारी चाहते हैं, तो प्रतीक जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के हथियार से भारत भी इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। जनता को कोरोना वायरस के खतरे के प्रति जागरूक करना भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोविड-19 नाम की जो बीमारी है, महामारी है, पूरे संसार में फैली हुई है। इसमें इंसान के साथ साथ ये जो हमारे पालतू जानवर हैं, इस पे भी अभी स्टडी कहने लगी है कि इन पे भी इसका थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगा है। जैसे मैं आपसे इस प्रारंभ करता हूं कि हम अपने आप का रख रखाव कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अपनी खुद सुरक्षा है कि हमें जब भी बाहर जाएं मुंह ढक के जाएं। हो सके तो बाहर जाने की कोशिश ही ना करें, लेकिन फिर भी जाएं तो अपना जो पढ़ना है, रुमाल है, उसको मुंह पे लगा के जाएं। अदरवाइज़ तो ये जो मास्क मिलते हैं, मास्क से पूरा ढक के जाएं। और जब भी बाहर से अंदर घर में आएँ, साबुन से करीब 20 सेकंड या 30 सेकंड तक अपने हाथ रगड़ रगड़ के धोएं। जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं सैनिटाइजर्स हैं, जैसे अल्कोहल बेस्ड हैं, इनसे भी अपने आप हाथ, जब भी कोई बाहर काम करें, जिस बाहरी चीज़ के संपर्क में आए तो अपने हाथों को कीटाणु रहित या वायरस रहित कर लें। अब सवाल ये आता है कि हम पशुशाला में काम करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतें। जैसे ही आप अपने पशु के पास जाएँ तो अपना जो मास्क है मुँह पे लगा के जाएँ, अपने हाथ में ग्लव्स पहन के जाएं। और जो कैटल शेड के एंट्री करते हो, जहाँ जहाँ आप दरवाजे को छूते हो, तो उसको कोशिश ये करें कि अपने हाथ से न छू के कोहनी के सहारे से कैटल शेड के मुख्य द्वार को खोलें और अंदर जाएं। और जैसे अंदर प्रवेश करें, वहाँ पर सैनिटाइज़र एक शीशी आपको रखनी चाहिए। अंदर करने ही तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और जिस पशु को आप पास जाना चाहते हैं, कभी अपने नंगे हाथों से पशु को ना छुएं। अब जिस पशु का दूध निकालना है, क्योंकि वो तो आपको आयन छूने पड़ेंगे, तो उस केस में क्या करें कि लाल दवा वाला पानी बना के थन को अच्छी तरह से साफ़ करें। जो आजकल हल्का सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं, उसका अपने खुद के हाथों साफ़ करें। फिर आप जो थन को साफ़ करने के बाद एक एक पशु का दूध निकालें। और जब दूसरे पशु का दूध निकालते हैं तो अपने हाथों को पुनः सैनिटाइज कर लें, हाथों साफ कर लें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब एक पशु को दूध निकाल लिया है तो अपने हाथों को दोबारा से सैनिटाइज कर लें और फिर दूसरे पशु के पास जाएं, उसका दूध निकालें, फिर दोबारा से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने एक पशु से दूसरे पशु के पास जाएँ या एक जगह से दूसरी जगह के पास जाएँ तो कम से कम निर्जीव या सजीव चीज़ों को छुएँ। अब ये आता है कि यदि हम पशुओं को इस मौसम में क्या दाना चारा दें, जबकि बाज़ार बंद है या रेडीमेड चारा नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है, तो इस केस में जब भूसा आपके पास उपलब्ध है तो भूसा लेके आए। भूसे में आपको दाना की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप घर पे ही अपने पास जो उपलब्ध सामग्री है, उससे भी एक अच्छा किस्म का दाना बना सकते हैं। मोटे तौर पे कहें तो जो अपने पास गेहूं है या आपके पास जौ है या मक्का है, बाजरा है, इन अनाजों को आप करीब 30 से 33% का हिस्सा इनका ले लीजिए। और यदि चोकर मिल रही हो तो चोकर का भी 30 से 33%। मान लो कि चोकर नहीं मिल पाती है तो उस केस में क्या करें कि अनाजों की मात्रा 66% कर दें और खल की मात्रा 30 से 33%। यदि खल आपके पास नहीं है, बाज़ार नहीं खुला है, तो उसमें आप 33% जो खल डाल रहे हो उसकी जगह आप 1% के आसपास सरसों का तेल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो खल मिल जाती है, सरसों की हो, तिल की हो, मूंगफली खली हो, कोई भी खल मिल जाए, 30 से 33% डालनी चाहिए। बाज़ार में मिनरल मिक्सचर मिल जाता है और आजकल सभी किसान भाई अपने घर पे रखते हैं, तो मिनरल मिक्सचर 2% रखें और साधारण नमक 1% रखें। तो ये 5 तत्व हैं, इनको मिलाकर आप अपने उच्च क्वालिटी का राशन घर पे ही बना सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अब यदि किसी किसान भाई ने हरे चारे का साइलेज बना रखा है तो सब साइलेज के जो पिट है उसको खोलें, तो उससे पहले भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। अपना मुंह पे मास्क होना चाहिए और उसके बाद अपने जितनी आवश्यकता है उतना साइलेज निकालें और अपने पशुओं को डाल दें। एक और मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने पशुओं की जो पशुशाला है उसमें आगंतुक जो होते हैं उनको ना आने दें, यानी कि काम करने वाले लेबर या परिवार सदस्य हैं उनको भी कम से कम करें। कोशिश करें 1 या 2 ही आदमी वहाँ जाएं और वो भी पूरी तरह से अपने शरीर को जैसे ग्लव्स पहन के गए, मुंह को ढक के गए, हाथों को सैनिटाइज करके जाएं, नहीं कम से कम बाहरी चीज़ों को अंदर आने दें। अब एक समस्या और आ रही है कि हर एक किसान भाई ने कुत्ता या बिल्ली ऐसे पालतू जानवर पाल रखे हैं।
हम ये मानते हैं कि कुत्ता अपने डेयरी फार्म में चौकीदारी के लिए ज़रूरी है डालते हैं, लेकिन उन पशुओं को भी ध्यान रखें कि ये अभी रिसर्च ये कहती है कि किसी विदेश में एक बिल्ली को ये कोरोना हो गया है, लेकिन ये अभी रिसर्च नहीं है कि बिल्ली से, कुत्ते से ये जानवर से इंसान में आ सकते हैं। अभी ये रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन सावधान तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को भी आप ना छुएं। यदि किसी इंसान को ये बीमारी हो गई है तो वो उसका जो छींकता है, खांसता है, तो दूसरे पशु में लगने के चांसेज हैं। कुत्ते बिल्ली पे जैसे हमें प्यार से हाथ फेरते हैं तो अवॉइड कीजिए, अपने कुत्ते बिल्लियों पर प्यार से हाथ फेरना अवॉइड कीजिए या मास्क लगा के पहनिए। यदि किसी किसान भाई को छींक आ रही है तो हमेशा अपनी कोहनी की तरफ छींकें, हाथ में ना छींकें। और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है हाथ जोड़ के नमस्ते करना, तो दूर से अभिवादन करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फलन के लिए अमरूद के बाग में करें जरूरी कार्य। खराब जल को सुधार कर फिर से करें उपयोग। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।